नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। इस चैनल पर आज हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की अगली कक्षा जो है वो लेकर आए हैं। थोड़ा सा विलंब हो गया। आज इस कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा रीट की चल रही है उसके अंदर हम संयुक्त परिवार की चर्चा करने वाले हैं। संयुक्त परिवार की चर्चा हम पिछले वीडियो में भी हमने आपके साथ की थी। उसमें हमने इसके अर्थ के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में आपके साथ चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त परिवार जो है उसकी कौन कौन से फायदे हैं, कौन कौन से नुकसान है, कह सकते हैं गुण और दोस्त। संयुक्त परिवार के फायदे और संयुक्त परिवार के जो नुकसान है उनकी चर्चा जो है हम आपके साथ करेंगे। चर्चा करने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आनंद लें आज के इस अपने वीडियो का। बड़ा ही उपयोगी वीडियो होने वाला है, तो बने रहें हमारे साथ। चलते हैं आज के इस अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, अपना जो टॉपिक है वो है संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार में हमें पढ़ना है इसके फायदे पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है, इसके हानि कह सकते हो या नुकसान कह सकते हो, यानी लाभ और हानि पढ़ने हैं। इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले संयुक्त परिवार के फायदे क्या हैं। इससे पहले दोबारा याद दिला दें, अपना चैनल जो है उसका नाम है @GTT EDU। यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर इस चैनल को सर्च करें और सर्च करने के बाद इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो संयुक्त परिवार के फायदे जो है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला फायदा जो है वो है संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चों को मार्गदर्शन और सहभागी मिलते हैं। देखो, संयुक्त परिवार जो होता है उस बड़ा परिवार होता है, उसमें 3 पीढ़ी तो कम से कम होती है, 3 से ज्यादा पीढ़ी भी होती है। तो इसमें बड़े बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं, छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति परिवार का मौजूद रहता है। और मौजूद रहने से क्या होगा, जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को क्या मिलता है, उन बड़े लोगों से, बड़े व्यक्तियों से, कह सकते हो अभिभावक, दादा दादी जो है उनसे, माता पिता जो है उनसे, ताऊ ताया जो है उनसे मार्गदर्शन मिलता है। क्या मिलता है? मार्गदर्शन। मतलब आपको कैसे, क्या भविष्य में क्या करना है, समाज में कैसे रहना है, कैसे आचरण करना है, कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार से। और सहभागी मिलते हैं। मतलब सहभागी का मतलब क्या होता है, साथ में किसी भी कार्य को करने वाले व्यक्ति जो है सहभागी के रूप में होते हैं। तो संयुक्त परिवार का सबसे पहला फायदा क्या है, इसमें बच्चे को क्या मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। और बच्चे को क्या मिलते हैं, साथ में सहभागी मिलते हैं। मतलब बच्चे के साथ खेलने वाले, बच्चे के साथ बोलने वाले, बच्चे के साथ खाना खाने वाले, बच्चे की हर स्थिति में साथ देने वाले मिलेंगे। पहला क्लियर। नंबर 2, बच्चों के शारीरिक व चारित्रिक विकास में मदद मिलती है। नंबर 2 बात करते हैं बच्चे का शारीरिक और चारित्रिक विकास। देखो, शारीरिक विकास जो है वो हमारे संयुक्त परिवार से किस प्रकार से बढ़ता है। देखिए, जिस प्रकार से क्योंकि एक संयुक्त परिवार, उसमें बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, संख्या ज्यादा होती है, बच्चे ज्यादा होंगे। बच्चे जितने ज्यादा होंगे, एक अकेला बच्चा है, आप कंपैरिजन करके देख लेना एक बार। यदि अकेला बच्चा है तो वो मोबाइल में सटा रहना है। बहुत सारे बच्चे हैं तो ये मोबाइल वगैरह की सुविधा तो उनको ज्यादा मिलने वाली नहीं मिलने वाली है। तो क्या करेंगे, बच्चे खेल लेंगे, एक ग्रुप बना के खेलेंगे। और ग्रुप बना के खेलने से क्या होगा, उनका शारीरिक विकास होता है। और साथ में क्या होता है, परिवार में जिस प्रकार का संयुक्त परिवार में क्या होता है कि ऊपर से कमांड चलती है। और ऊपर से कमांड चलने का मतलब होता है मुखिया जो व्यक्ति होता है वो अपने अनुसार हर क्रिया को कराने वाला होता है। हाँ, ऐसा नहीं है गलत कराना, सही। तो इस प्रकार से बच्चे में क्या हो जाएगा, इसका विकास भी हो जाएगा। क्योंकि वो जैसे जैसे उसको आदेश मिलेगा या मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार, यानी जैसे उसके आस पड़ोस में, आस पड़ोस का मतलब है अपने परिवार में व्यक्तियों का जैसा माहौल है उसके अनुसार बच्चे का क्या होगा, चरित्र का निर्माण होगा। और संयुक्त परिवार में चरित्र क्या होता है, अच्छा ही होता है। तो चारित्रिक निर्माण में और शारीरिक विकास में क्या होता है, बच्चे को इसमें क्या मिलती है, मदद मिलती है।
तीसरा, अन्य बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलता है। अब देखो अकेला परिवार है, एकल परिवार है, उसमें क्या होता है, बच्चे तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो कहते ही हैं एक है। पहले तो नारा लगा था दो हम दो हमारे दो, अब है एक बस। अब किसका खेलने, किसके साथ बताओ। तो उससे क्या हुआ, बच्चे का नैतिक कह सकते हो, नैतिक जो है कह सकते हो, व्यवहारिक कह सकते हो, चारित्रिक कह सकते हो, शारीरिक कह सकते हो, मानसिक कह सकते हो, सभी प्रकार के जो विकास है, सामाजिक विकास है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। तो संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए बच्चे को क्या होता है, किसी दूसरे गांव में, मोहल्ले में नन्हे नन्हे जाने की जरूरत को नहीं, पटे खेल सके, क्योंकि अनाप शनाप ही। तो बच्चों के साथ क्या मिलेगा, बच्चे को खेलने का मौका मिलता है। तीसरा हो गया। अब देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एकल परिवार में दादा दादी का प्यार नहीं मिलता, पर संयुक्त परिवार में क्या होता है, बच्चे के साथ दादा दादी भी रहते हैं, और दादा दादी का जो पोता होता है वो दुलारा होता है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले यही होते हैं। तो बच्चे को क्या मिलेगा, दादा दादी का प्यार मिलेगा, ये भी क्या इसका फायदा है। अगला है, घर के कार्यों की जिम्मेदारी बांटी जाती है, मतलब घर में जितने भी काम है, घर में जितने भी काम है, उन कामों की क्या होगी, जिम्मेदारी दे देंगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है ना। रोटी बनाना भी लुगाया में भी हुआ है क्या, तो आटो छानेंगी, तो आटो पीस मतलब दाना फोड़ेंगी, मतलब आटो बनाऊंगी, हाँ तो सब्जी बनाओगी, तो आटो लगाओगी, मैं सेकूंगी, मैं बेलूंगी, मैं चौपड़ूंगी, मैं रोटी खा लूंगी, यहाँ बहुत सारी संख्या। तो ये क्या काम को बंटवारा हो है ना। तो घर के जो काम है उन कार्यों का क्या होगा, बंटवारा होगा। जितने काम घर के अंदर है सारों का, सारे के सारे कार्य जो है उनका क्या मिलेगा, बंटवारा होगा, और सबको क्या मिलेगी, उसकी जिम्मेदारी मिलेगी कि भाई साहब आपको ये करना है। अब करते हैं अगली बात, आपदा के समय। आपदा मतलब कई बार कोई आपदा आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो इससे क्या होता है, जब संयुक्त परिवार में आपदा होती है तो उस समय क्या होता है, अपनों का सहयोग मिलेगा उस व्यक्ति को। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, नौकरी छूट गई, ये भी आपदा ही पड़ गई, नौकरी छूट गई मान ले। अब नौकरी छूट गई, उस व्यक्ति का तो मामला गड़बड़ हो गया ना, पर संयुक्त परिवार में बाकी जो सदस्य होते हैं उस व्यक्ति को क्या कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, सहयोग देते हैं। तो ठीक है, तो आपदा के समय क्या होता है, घर के जो सदस्य हैं अपनों का, उनसे क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और मेहमानों की आवभगत यदि देखनी है तो संयुक्त परिवार में देखना, मेहमान जो आते हैं उनकी आवभगत जैसी संयुक्त परिवार में होगी, वैसे एकल परिवार में नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि संयुक्त परिवार में जब व्यक्ति कोई आता है तो उसके संबंध में, उसके रिलेशन जो है ना अन्य सभी व्यक्तियों से थोड़े अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के। तो उस व्यक्ति को भी एहसास होता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, और जो व्यक्ति आया है जिनके घर, उन घर वालों को भी एहसास होता है कि कोई आया है, तो किस प्रकार से इसकी आवभगत करनी है अपने अपने हिसाब से। तो ये भी आवभगत क्या होती है, बढ़िया होती है। इसके बाद है शासन। शासन, शासन किसका होता है, एक ऊपर, ये कह सकते हो राजनीतिक तरीके का शासन हो जाएगा, कि ऊपर से जो मुखिया है उसका शासन चलता है, जैसा मुखिया कहता है मुखिया करता है, मुखिया के हिसाब से सारे नियम कानून कायदे चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये शासन व्यवस्था है। इसके बाद धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य की चर्चा मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में की थी, कि धार्मिक कार्य जो है जैसा उस परिवार का वातावरण है, जैसा उस परिवार में मुखिया के आदेश हैं, उसके अनुसार उनके धार्मिक कार्य, ज्यादा कोई बहुत लंबा चौड़ा धार्मिक कार्य नहीं करते, एक सामान्य जो तौर तरीके के धार्मिक कार्य होते हैं उनको ये अपनाते हैं। मनोरंजन। अब देखो मनोरंजन, एकल परिवार में टीवी चाहिए, पता नहीं के मोबाइल चाहिए, वो चाहिए, और संयुक्त परिवार में सगड़ा एक साथ बैठ जाओ ना, तो मनोरंजन का साधन बढ़िया है, आपस में बात बात का ही नहीं सगड़ा, हाँ तो बढ़िया साधन है। तो मनोरंजन का साधन भी है। और बच्चे का पालन पोषण बड़ी ही अच्छी तरीके से हो जाता है, मतलब बच्चे का पालन पोषण जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से हो जाता है संयुक्त परिवार में। यदि एक मतलब मान लो एग्जांपल, एक बच्चों है, भी बच्चे की मम्मी है ना, बच्चों जन्म लिया है, तो कई बार क्या हुआ है, माँ का दूध बच्चे के लिए
बताया जाता है कि बहुत ही पौष्टिक होता है, बड़ा ही उपयोगी होता है, जीवन दाता होता है। कई बार माँ का दूध बच्चे को नहीं मिलता है तो अपना दूसरी भी घरा हो ना, माँ माँ मतलब कैसे कहा, बड़ी माँ, छोटी माँ, जो भी है, चाची, काकी, ताई, जो भी, तो कर से हो कई बार भी, और दूध पिला दो। तो ये क्या होता है, पालन पोषण, ये बढ़िया एक अच्छा संयुक्त परिवार का सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है ये। अगला है धन का उचित उपयोग, मतलब शासन व्यवस्था एक तरफ से चलती है तो उसके हिसाब से धन का, जितना भी धन आता है, सारे के सारे धन का जो प्रयोग करना होता है वो व्यवस्थित होता है और उचित तरीके से उपयोग होता है। जहां आवश्यकता होती है वहीं पर उस धन का उपयोग किया जाता है, अनावश्यक रूप से धन का उपयोग नहीं किया जाता है। ये फायदे वाली बात है। संपत्ति के विभाजन से बचाव हो जाता है। अब एकल परिवार देखो, मान लो 100 बीघा जमीन है, 5 भाई, और 5 भाई यदि एक जगह रहे तो 100 बीघा पा लेगा, और 5 भाई अलग अलग हो गया एकल परिवार के रूप में तो भाई 20-20 बीघा जमीन आ गई, तो संपत्ति तो है वो मकान भी है और भी सारे के सारे जितने भी है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो स्थायी होते हैं, जैसे एक मीटर लगा हुआ है, मीटर बिजली का बिल का, उसमें स्थायी शुल्क नाम लिखा हुआ होता है। तो भाई आप 5 मीटर लगाओगे तो 500 रुपए के हिसाब से 5 जगह हो गई, और 1 मीटर लगा दिया आपने क्योंकि परिवार एक जगह है तो 500 एक जगह भरना पड़ रहा है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, भाई, संपत्ति का विभाजन जो होता है वो कम होता है, बच जाता है, होता ही नहीं है। इसके बाद संस्कृति की रक्षा, हमारी संस्कृति कहती है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, और संयुक्त परिवार है वो क्या है, अपनी संस्कृति को बचाने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी हम प्रथाएं हमारी चल रही है संस्कृति में, सारी की सारी आपको संयुक्त परिवार में देखने को मिल जाएंगी, सारे के सारे संबंध उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपनी संस्कृति का क्या हो रहा है, उससे बचाव होता है। अब देखो, अनुशासन भी होता है, नियंत्रण भी होता है, क्योंकि मुखिया के बिना, मुखिया के आदेश की अवहेलना करने वाला शायद कोई नहीं होता, तो अनुशासन हो गया, और वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रत्येक व्यक्ति में वो आती जाएंगी, और कंट्रोल भी किसका होता है, उसी का होता है, कंट्रोल भी उसी का होता है। तो ये इसका फायदा है, तो अनुशासन की समझ भी आएगी और नियंत्रण का सिस्टम भी आएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय एकता एवं सेवा। राष्ट्रीय एकता में संयुक्त परिवार बड़ा ही योगदान देता है, क्योंकि यदि एक परिवार जो है उसमें 20 जने हैं, 25 जने हैं, 30 जने हैं, यदि वो एकजुट रह सकते हैं तो कह सकते हो परिवार से ही तो देश बढ़ेगा ना। एकजुटता है कि नहीं सब में। हाँ, राष्ट्रीय एकता और सेवा, देखो एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं सब, सहभागिता है, एक दूसरे की सहभागिता है ना, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना। ये किसका सहयोग हो रहा है, मानव का सहयोग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अपने आप ही देश की सेवा हो रही है। ठीक है, इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा, देखो परिवार बड़ा है तो परिवार बड़ा होने का, मान लो कोई बच्चा है, उस बच्चे की पढ़ाई के संबंध में कोई दिक्कत है, अब देखो एक तो उसको एक देखने वाला है, हो सकता है उसको उससे नजर चुरा ले, वो उसको बेवकूफ बना दे बच्चा। हाँ, आजकल बच्चे बेवकूफ बना देते हैं, बच्चा उसको बेवकूफ बना दे, पर परिवार में 30 जने सारे के सारे बेवकूफ बनने वाले नहीं है, नहीं बनेंगे ना, पकड़ लेंगे भाई, ये समस्या है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा भी क्या हो रही है, या कोई बच्चा किसी भी प्रकार की कोई असुरक्षा वाली चीज जो समाज में चल रही है, बुराई उसमें चल रहा है, तो यहां पर क्या मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मिल ही जाती है। ठीक है, तो ये कितने हैं, 17 बिंदु ऐसे हैं जो एक संयुक्त परिवार के फायदे वाले बिंदु है। अब चर्चा करते हैं संयुक्त परिवार के नुकसान क्या है। नंबर 1, अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। अरे कोई काम करने वाला बहुत सारा तो हो ना, जना कोई मेरे को कोई भी सोच वो करे कि मैं नहीं करूं तो क्या फर्क पड़ा है, मत क्यों करूं, कहीं कोई नहीं भी करे। अकर्मण्य मतलब जगह कोई कर्म का आदमी नहीं, कर्म का नहीं मतलब नीत माड़ी करने वाला, आगे संख्या बढ़ जाए। नियत को अच्छी नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वो सोच रहा है कि 30 जना ही, एक जन नहीं करे जना क्या फर्क पड़ा है आपने। तो ये हो जाए अकर्मण्य, बिना काम वाले व्यक्तियों की संख्या में क्या हो जाती है, इससे वृद्धि हो जाती है। इसके बाद है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। मतलब व्यक्तित्व का विकास कब होता है, जब आप किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को फ्री छोड़ते हो, स्वतंत्र छोड़ देते हो। जब स्वतंत्र छोड़ोगे तभी तो उसका व्यक्तित्व का विकास होगा। तो यहाँ पर तो क्या शासन चल रहा है, ऊपर से दबाव है कि ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो इससे क्या होगा
कि बच्चे के या कह सकते हो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में क्या आ जाएगी, बाधा, रुकावट। वो अपने विचार नहीं रख सकता, अपनी कुछ इच्छाएं हैं वो उनको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उनको तो मुखिया की इच्छाएं जो है उसके अनुसार चलना पड़ता है। ये समस्या है। स्त्रियों की निम्न स्थिति, यहाँ पर देखो क्या होता है, संयुक्त परिवार में स्थित जो स्त्री है, महिलाएं जो है, उनकी स्थिति एकल परिवार की तुलना में क्या होती है, निम्न होती है, क्योंकि उनका काम यही है, रोटी बनाओ खाओ। तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई को झंझट जो है वो ज्यादा या बन आगे बढ़ने को मौका है कम से कम मिला संयुक्त परिवार में, या की कमी बताई जाए। कला का केंद्र, अब कला को केंद्र किया है। कला का केंद्र इस प्रकार से है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुखिया ने कोई काम बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, अब बाकी नीचे वाले जो है कई उनको ये पसंद नहीं आ रहा, तो उसको तो कहेंगे नहीं, आपस में उलझेंगे और दो तीन पक्ष बन जाएंगे, दो तीन पक्ष से क्या हो जाएगा, और मतलब जितना ज्यादा बड़ो परिवार हुआ है लड़ाई झगड़ा को सांग ज्यादा चला है। इसलिए कला को केंद्र है, कोई न कोई कला को मूल जड़ बिंदु जी है वह मिल जावे, तो कला को केंद्र माने जावे। अधिक संतान उत्पत्ति, टाबर भी खूब सारा, तो भी चारी मेरे भी चारी यहाँ को नहीं। हाँ, अधिक संतानोत्पत्ति की समस्या भी रहती है। कुशलता में बाधक, अब व्यक्ति कुशल कब होगा, व्यक्ति कुशल तब होता है जब व्यक्ति के हुनर को पहचाना जाता है और हुनर को आगे लेके आने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसलिए कुशलता में संयुक्त परिवार क्या है, बाधक है। गतिशीलता में बाधक, ये इसी का पॉइंट है, गतिशीलता। गतिशीलता मतलब आगे मूवमेंट की बात है, तो मूवमेंट में वृद्धि। अब मूवमेंट तो कोई कर ही नहीं पा रहा, गतिशीलता तो कोई नहीं लेके आ रहा, लेके भी नहीं आ पा रहा है, उसके दिमाग में कुछ करने की फिर भी नहीं कर पा रहे, तो ये गतिशीलता में क्या है, बाधक है। अब गोपनीय स्थान का अभाव, गोपनीय स्थान को मतलब है कई बार क्या हुआ, गुपचुप कोई बात करनी हुआ, कोई काम करना हुआ, कोई छोटी मोटी बात हुआ, तो गोपनीय मतलब ऐसा स्थान जो है जहां पर आपको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं हो, ऐसे स्थान का इसमें क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाएगा। क्योंकि दीवड़ घनी हंड है, दीवड़ घनी हंड है ना भाई, कई बार कमरा कम पड़ जाए, तो गोपनीय स्थान का अभाव होता है। इसके बाद है कर्ता की स्वेच्छाचारिता, कर्ता मतलब मुखिया, मुखिया की स्वेच्छाचारिता, ये भी समस्या, मतलब मुखिया के दिमाग में आगे स्वेच्छा से वही सारा काम करता है, और स्वेच्छा जो है कोई सही हो ये जरूरी नहीं है, तो ये भी इसका क्या है, एक कमी का बिंदु है। इसके बाद है सामाजिक समस्याओं का पोषण। अब देखो कई सामाजिक जो समस्याएं हैं, जैसे अशिक्षा है, सामाजिक समस्या है, बेरोजगारी है, ये भी सामाजिक है, सामाजिक समस्या है, और बहुत सारी है जिनका आप अपने दिमाग में सोच सकते हो। इन सामाजिक समस्याओं का पोषण करने वाला कौन है, संयुक्त परिवार है। कोई छोटी मोटी बात भी हो जाती है तो परिवार में दब गिरा जाती है, पर वो बात तो हो ही गई ना, है ना। इसके बाद है नीरस वातावरण। संयुक्त परिवार का वातावरण कैसा रहता है, नीरस रहता है, मतलब इसमें रस नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे हर्ष और उल्लास के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो है उनका विचार एक जैसा होना, सबका एक जैसा विचार होना मेरे विचार से तो मुमकिन नहीं है। इसलिए क्या है, वहां का वातावरण क्या रहता है, नीरस। ठीक है, तो भाई ये जो है संयुक्त परिवार के फायदे वाली बातें जो आपके सामने मैंने रखी हैं, और नुकसान वाली बातें हैं जो आपके सामने मैंने रखी हैं। ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रही हैं वो भी कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा ये बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।